नमस्कार दोस्तों। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो हालात हैं वो लगातार दिन ब दिन बिगड़ते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस साजिशें रचने में व्यस्त है। उसकी साजिशें कुछ दिनों बाद एक्सपोज जरूर हो जाती। उधर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जोड़ी देश के अंदर वह माहौल बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी, अमित शाह या उनके जितने चेहरे हैं उनको डराती है। और इतना डर है कि फिर भाजपा आरएसएस अपने मूल चरित्र पर उतर आती है, साजिश वाली। जी हां, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस साजिश वाली पार्टी। इसीलिए मैं समझता हूं कि यदि कोई व्यक्ति आपको यदि कह दे कि आप संघी हैं तो मान लीजिए कि वह शख्स आपको गाली दे रहा है। जी हां, गाली दे रहा है। क्यों कह रहा हूं, सुनिए। आपको याद होगा राजस्थान में जो है चुनाव का माहौल बन रहा था, तमाम चीजें चल रही थी, राजनीतिक परिस्थितियां थी। उसी दौर में एक टेलर, जो एक छोटा सा टेलर था, और उस टेलर कन्हैया लाल की हत्या की गई थी। सरेआम हत्या हुई थी, सबने देखा था सारी चीजें। और उस मामले में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने ऐसा बवाल मचाया कि अरे पता नहीं क्या हो गया, हिंदू मुस्लिम और सारी नफरत पनपाने के तमाम काम हुए। उसके कारण सांप्रदायिक तनाव की स्थिति हुई, छोटे छोटे से दंगे फसाद भी हुए, सब कुछ हुआ। क्यों हुआ था? क्योंकि मारने वाले मुस्लिम थे। लेकिन उसी समय हमने बताया था कि वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े तमाम संगठनों के लोग थे जो यह कर रहे थे, और उनकी फोटो भी आ गई थी। बहरहाल वहां की पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, गिरफ्तार किया। तब तक नरेंद्र मोदी ने नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को भेज दिया, कहा यह आतंकी घटना है, यह इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है, इसमें इसका कनेक्शन है, और यह कह के उसकी जांच अपने पास ले ली। एनआईए ने जांच की, एनआईए ने सब कुछ किया, चार्जशीट पेश की, जेल में रखा। और अब हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी। और जो आरोपी को जमानत दी जावेद को, उसमें अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी ने कोई पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए, पर्याप्त मटेरियल नहीं है कि उन्हें जेल में रखा जा सके, यह माना जा सके कि इन्होंने अपराध किया। यानी एक तरह से उसने क्लीन चिट सी दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें पट्टा पहना करके भाजपा में शामिल कराया और सब कुछ था। उन्होंने हत्या की थी, उन्होंने सारा किया था, और दोष हिंदू मुस्लिम का बनाया गया। यह एक घटना। इसके बाद एक दूसरी घटना का जिक्र करता हूं कि जैसे ये साजिशें रचते हैं उसी का ही नतीजा है। ये साजिश इसी तरह की इन्होंने जम्मू कश्मीर में रची थी, इसी तरीके से महाराष्ट्र के पालघर में रची थी। वो सारी साजिशों में खुलासा हो गया, लेकिन बीच में एनआईए कूद पड़ती है और जांच अपने हाथ में ले लेती है, और फिर जैसे चाहती है वैसे घुमा देती है। आप याद करिए, अभी नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में उन्हीं के आईटी सेल के, भाजपा के आईटी सेल का जो 3 लड़के थे जिन्होंने आईआईटी बीएचयू की लड़कियों से गैंगरेप किया था, उनको हाई कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी कि प्रोसिक्यूशन ने इस पे कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किए, जिस कारण से जमानत दी जाती। यानी जो भाजपा से जुड़े हुए हैं तमाम अपराधी, उन्हें ऐसे छोड़ा जाता है। अतीक अहमद की
पुलिस अभिरक्षा में हत्या होती है, उनके भाई जो पूर्व विधायक थे उनकी भी हत्या होती है, और इस महानाकामी, इससे एक कलंक है पुलिस महकमे पर, यूपी पुलिस पर कलंक है, उसको उसमें योगी मोदी एक आयोग बनाते हैं, एक न्यायिक आयोग, और वो क्लीन चिट दे देता है कि नहीं, पुलिस की कोई गलती नहीं। तो भाई जब हम आपकी अभिरक्षा में मारे जाएंगे तो पुलिस की गलती नहीं होगी तो किसकी होगी? लेकिन साथ यही न्याय, क्योंकि जज भी हमारा है, कानून भी हमारा है, कानून के रखवाले भी हमारे हैं, और अपराधी भी हमारे हैं। तो आप समझ लीजिए, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। यही बात राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तमाम संस्थाओं पर, तमाम जांच एजेंसियों पर आरएसएस, बीजेपी का कब्जा करा दिया है, संघ का कब्जा करा दिया है। चाहे जो यूपीएससी हो, जो आईएएस, पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की भर्ती करता है, ऑल इंडिया सर्विसेज की भर्ती करता है, उसमें हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो कर्मचारी चयन आयोग हो, सब में इसी तरीके से बैठा दिया गया। यूनिवर्सिटीज के वीसी हो, तमाम डिग्री कॉलेजेज और दूसरे इंस्टीट्यूशंस के तमाम सारे हेड हो, वो सब बीजेपी के बैठा दिए गए, आरएसएस के बैठा दिए गए, और इसलिए यह होता है। बहरहाल किस सीमा तक करोगे? तो जब ये खेल होते हैं तो मनमानी होता है, और उसी का नतीजा है हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति का भी चुनाव के लिए इस्तेमाल होता है। सिर्फ भाजपा में ही यह संभव। आपको याद होगा जब यूपी का चुनाव होना था, उसके पहले किस तरीके से जो रामनाथ कोविंद थे, जो राष्ट्रपति के पद पर तैनात थे, वो कानपुर तक की ट्रेन यात्रा करते हैं, और उस दौरान जिस तरीके से वो किया जाता है, ड्रामा क्रिएट किया जाता है कि देखिए एक दलित राष्ट्रपति, एक ऐसा राष्ट्रपति, ऐसा प्रस्तुत किया गया, पता नहीं क्या किया है। यात्राएं उनकी देखिए किस तरीके से, अयोध्या जाते हैं, उधर जाते हैं, और किस तरीके से दिखाया जाता है। बहरहाल इसके बाद उनको तमाम उन क्षेत्रों में भेजा जाता है जहां पर दलित बाहुल्य सीटें हो, और संदेश देने की कोशिश की जाती है। जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन बने थे। छोड़िए, लेकिन वो दलित के कारण नहीं, योग्यता के कारण बने। ऐसा नहीं है कि दलित है तो वो अयोग्य है। दलित हो सकता है किसी भी सवर्ण से ज्यादा योग्य, तो यह समझ लीजिए। इसके बाद में द्रौपदी मुर्मू का आजकल, आप याद करिए, अभी जब यूपी के चुनाव थे राजस्थान, वो गुजरात के, और उस दौरान गुजरात में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में उन्हें तमाम योजनाओं के उद्घाटन और दूसरे के नाम पर, कार्यक्रमों के नाम पर भेजा गया, प्रचारित कराया गया कि कैसे आदिवासी और सब कुछ। और इसी तरीके से उनका इस्तेमाल अब महाराष्ट्र में किया जा रहा है। पहले मध्य प्रदेश में भी किया गया था, छत्तीसगढ़ में भी किया गया था, झारखंड में भी किया गया था, और तमाम जगह, उड़ीसा में किया गया। अब उनका इस्तेमाल महाराष्ट्र में किया जा रहा है, और महाराष्ट्र में उन्हें भेजा जा रहा है कि किस तरीके से वो जाएं और दिखाएं कि कैसे आदिवासी और सब उसको लेकर। इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव लेट किया गया है। चुनाव आयोग, जैसा राहुल गांधी कहते हैं, हर जगह, हर संस्था में आरएसएस के लोग भर दिए हैं, तो चुनाव आयोग में भी वही बैठे हैं। तो जो साहेब को अच्छा लगता है वो तारीखें तय होती। आपने देख ही लिया है, हरियाणा में साहेब को नहीं ठीक लग रहा था तो तारीख बदल दी गई। पहली बार हुआ, लेकिन हो रहा है।
जम्मू कश्मीर और यहां का हो रहा है, बाकी 2 जगह के चुनाव इसीलिए क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को तमाम जगह नचाना। तो यह स्थिति है। चलिए, वो जाकर के चुनावी बिसात पर आज काम कर रही, एक चीज। दूसरी चीज कि जिस तरीके से इस्तेमाल होता है इन सब का, उससे एक माहौल बनाने का काम होता है। किस तरह से महाराष्ट्र में लाडली बहना और दूसरी जो खेल किया गया था मध्य प्रदेश में, और जीता हुआ कांग्रेस का चुनाव हरवा दिया गया था क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे आ गए थे, दूसरी चीजें आ गई थी और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करके हुआ था। वही स्थिति कि वहां पे अभी घोषित ही नहीं हुआ, 1 महीने में 2 महीने की किस्त आ गई, बैक डेट में लागू किया गया, जिससे 2 महीने की जाएगी तो लगेगा और ही बड़ा पैसा आ रहा है। तो ऐसे करके एक संदेश कन्वे करने का काम किया गया। तमाम जगह बैंकों में केआईसी और सब कुछ किया जा रहा और सारी चीजें हो रही। अब ऐसी स्थिति में कैसे कांग्रेस अलायंस को, जो महाअघाड़ी है जिसमें एनसीपी है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे हैं और ये है, उसको हरवाने के लिए। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो अब उस झटके से उबरने के लिए इंस्टीट्यूशनल करप्शन किया जा रहा है। बहरहाल यह एक बात हुई। दूसरा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवि कैसे खराब की जाए, इसके लिए साजिशें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन सबसे, चाइना से मिल करके की जा रही और उसकी साजिशें रची जा रही, और इन साजिशों में तमाम लोग इन्वॉल्व, तमाम विदेशी ताकतें इन्वॉल्व। क्यों? क्योंकि उन्हें बिजनेस मिलता है और वो बिजनेस अडानी अंबानी वाला खेल है। अब अडानी जो है हमारे देश का पैसा लूट करके विदेश में भी अब एयरपोर्ट लेने जा रहे, उसके अलावा भी और तमाम धंधे लेने जा रहे। तो इन सब काम के लिए ही नरेंद्र मोदी हर छोटे छोटे देश में विदेश यात्राएं करते हैं। जो राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद या उनके साथ कितने बार गए और क्या क्या उन्हें ठेके पट्टे मिले, इसकी जांच कर लीजिए, नहीं तैयार होते। बहरहाल उनके द्वारा अपॉइंट कराई गई माधवी बिच जो सेबी की चेयरपर्सन है, वो कैसे कैसे धांधली करती रही है, उसका खुलासा रोज ब रोज कांग्रेस कर रही है, बता रही है कि कैसे हमारा पैसा लूटा गया है। यह खेल चल रहा है। तब जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहा है, राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए। उनकी दूसरी यात्रा रैली के तौर पे थी और जब वो रैली में गए, जनता उनके लिए पागल होके चली थी। जब राहुल गांधी वहां जाते हैं और फारूक अब्दुल्ला के साथ में पूरी रैली करते हैं, तो भाजपा और आरएसएस साजिश रचती। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा आपका खून का रिश्ता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उनके फादर हो, उनके फोर फादर हो, जब राज कौल साहब जो कश्मीर में रहा करते थे वहां से दिल्ली आए थे, तब से रिश्ते। तो ये रिश्ता आज का नहीं है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता। तो जब वो यह रिश्ता जोड़ते हैं और सारी चीजें होती हैं, तो भाजपा के नेता क्या कहते हैं? भाजपा के नेता उसमें कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ फारूक अब्दुल्ला के साथ। फारूक अब्दुल्ला के ही पिता थे जिन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान नहीं जाने दिया था, नहीं तो राजा हरि सिंह पाकिस्तान में शामिल कराना चाहते, और उन्होंने ही वह स्थिति पैदा की थी कि मानना पड़ा राजा हरि सिंह को, और आज कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो इस तरह की बात, और जो तोड़ने की कोशिश करते थे उनके साथ, जिनके आतंकियों से रिलेशन थे, जिनकी बेटी का किडनैप किया गया था, और भाजपा के नेता लोग ही गए थे, छोड़ के आए थे आतंकियों को, तो उन पर बात नहीं करेंगे, उनके साथ ये सरकार चलाएंगे, उनके साथ सारे रिश्ते रखेंगे। तो यह इन्होंने ही किया, किसी और ने। बहरहाल
वहां की जनता आज मुद्दों पर वो इनकी साजिश में फंस नहीं रही है। तो नित्य प्रतिदिन कैसे साजिश रची जाए पाकिस्तान से, चाइना के बॉर्डर से और सब जगह से, उसके खेल चल रहे हैं और वो लगातार चल रहे हैं। हरियाणा में भी ये साजिश करते हैं। हरियाणा में कहीं लड़ाने की साजिश, कहीं किसी चीज की साजिश, और वो साजिशें चलती हैं। उन्हीं साजिशों का नतीजा कि आज इनके पास में पूरे हरियाणा ने ऐसा नकारा है कि प्रत्याशी नहीं, और जब प्रत्याशी नहीं है तो जो इन्होंने 67 यानी 67 सीटों का जो टिकट घोषित किए, उसमें इनके 60% कैंडिडेट बाहर से आयात किए, 60%, और 1.5 दर्जन परिवारवादी लोग हैं। वो लोग जो परिवारवाद, अब ये परिवारवाद पे हमला बोलते थे, सारा परिवारवाद ले आए और सारे बाहर से ले आए। हालत ये है कि खुद के पास कोई दम नहीं, और जो लोग पिछले सालों से इनके साथ थे, लंबे समय से थे, आज वो इनकी इन्हीं नीतियों के कारण इनको छोड़ने लगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो पिछड़ा वर्ग के इनके मोर्चा के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। इनके तमाम लोग जो है आज इस्तीफा दे रहे हैं, और करीब करीब 80 लोग, 80 नेता इनके इस्तीफा दे चुके हैं। 90 सीटें हैं, 80 नेता इस्तीफा दे चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि भाजपा की दशा क्या है हरियाणा में, यह अनुमान लगाया जा सकता है। बहरहाल, गद्दारों को टिकट दो, और उनको यह बात उनके नेता आप कह रहे हैं, जो अब पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। यह हालत आ गई। इवन जो महिला पहलवानों के साथ में जो गुनाह हुआ था, उस वक्त में डटकर जो पहलवान खड़े थे नरेंद्र मोदी के साथ में, भाजपा के साथ में, ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में, अब उस योगेश्वर दत्त का भी टिकट काट दिया जाता है। तो वो योगेश्वर दत्त भी अब बिलबिला रहा है। उधर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच जाते हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अपने जो सांसद साठे साहब, जिनका अभी निधन हुआ, उनके यहां जाते हैं, बसंतराव पाटिल जी के यहां, और वहां जाकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनके परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, और उसके बाद एक शैक्षणिक संस्थान में एक सभा को संबोधित करते हैं, और वहां कहते हैं कि यह विचारधारा की लड़ाई है। यह लड़ाई जनता के और जनता के हक मारने वालों के बीच में, कि किस तरीके से आपके हक मारे गए, किस तरीके से यह अन्याय किया गया है, देश को बेरोजगार बनाया गया है, और तमाम संकट पैदा किए गए। कैसे भारत के उद्योगों को चाइना और दूसरे उन पे डिपेंड कर दिया गया है। आज मेड इन इंडिया देखने को हम तरस जाते हैं। आज मेड इन चाइना दिखता है, मेड इन ताइवान दिखता है, मेड इन जापान दिखता है, कहीं भी दिखता है, लेकिन इंडिया का जो वो खत्म हो जाता है। जो कोल्हापुर में जिस तरीके से कभी होता था मेड इन कोल्हापुर, वो आज खत्म हो गया है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने साजिश रच के जिन पूंजीपतियों के हाथ में सारी संपत्तियां दी हैं, उन्होंने अपने पैसे विदेशों में इन्वेस्ट किए। जैसा कि मैं पहले बता ही चुका हूं कि अब अडानी अंबानी विदेश में अपना काम, यानी उन्हें भी अब यह स्थिति है कि आने वाले वक्त में हमारे लिए डब्बा गुल होगा। लेकिन इस देश को न्याय चाहिए, और उस न्याय की लड़ाई थी। तो आज वही लड़ाई लड़ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे गए। भारतीय जनता पार्टी की तमाम साजिशें ध्वस्त हो रही थी, इसलिए उनके नेता उन पर ऊट पटांग के कमेंट कर रहे थे। तो यह वह सत्य है
जिसे हमें सबको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि छद्म विपक्ष खड़ा करके जिस तरह के खेल किए जाते हैं वह भी आप समझिए। जैसे चंद्रशेखर आजाद को हरियाणा में लाके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम जेजेपी के साथ समझौता करा दिया जाता है और उसको, चंद्रशेखर आजाद को यहां पर जेट सिक्योरिटी दे दी जाती है सीआरपीएफ की, कि वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जाकर के वो काम करें, अपनी पार्टी को लड़ाएं और उन्हें यहां पर सीआरपीएफ की जेट सिक्योरिटी मिले। तो आप इससे समझिए यह वही खेल है कि ऐसे लोग ला करके कैसे वोट काटे जाएं और कांग्रेस को हराया जाए और फिर बाय डिफॉल्ट ही सही हम आ जाएं, बाकी तो हमारे साथ खड़े ही हो जाए। यह भाजपा की साजिश की, आरएसएस की साजिश की नीति है। जब हार मानने लगते हैं तो जातिगत जनगणना पे भी बात करने लगते हैं, अग्निवीर पर भी बात करने लगते हैं और बात करने लगते हैं महिला सशक्तिकरण। यही भाजपा का साजिश वाला असली चेहरा है।